Hello students, welcome back to the second video of the chapter Biotechnology and its applications। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन और इसमें हम दो चीज़ें देखेंगे। What are the two things? First is genetically engineered insulin, कैसे बनता है, दूसरा is gene therapy। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? वाई डिड वी हैव टू रिलाई ऑन बायोटेक्नोलॉजिकल वे ऑफ प्रोड्यूसिंग इंसुलिन? तो यू ऑल नो, आप सब ने किसी ना किसी को तो देखा ही होगा विद इन द फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली या रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नॉट फ्रेंड्स, यू आर टू यंग, कि डायबिटीज़ होता है, राइट? इट्स अ वेरी कॉमन डिजीज़ दिस डेज। और डायबिटिक मैनेजमेंट के लिए फॉर एडल्ट्स regular intake of insulin is recommended। तो इंसुलिन हमारे बॉडी में कहाँ प्रोड्यूस होता है? इन द पैनक्रियाज, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, दे प्रोड्यूस इट, राइट? एंड इट इज़ अ प्रोटीनेशियस हार्मोन। बट डायबिटिक पेशेंट्स में ये हार्मोन का प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं होता, इसीलिए उन्हें बाहर से इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ती है। अब बाहर से जो इंसुलिन वो भी तो किसी न कहीं से तो उसको आना है। तो पहले के दिनों में क्या होता था? इंसुलिन वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ द स्लॉटर्ड कैटल, क्लियर है? लेकिन और फिर उस इंसुलिन को ह्यूमंस को दिया जाता था, बट उसमें प्रॉब्लम देखा जाता था। व्हाट वाज द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद इट? कि बहुत सारे से लोगों में एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिलता था। तो सोल्यूशन क्या? अगेन कम टू जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन कैसे बनता है वो देखने से पहले इंसुलिन का स्ट्रक्चर क्या है ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो हम इंसुलिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। ह्यूमन इंसुलिन। तो ह्यूमन इंसुलिन इज़ अ पॉलीपेप्टाइड चेन। इट टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स इन दिस इज 51। Structurally, it consists of two polypeptide chain. Chain A, polypeptide chain A, and chain B. This is chain A. इसमें there are 21 amino acids. And this is chain B। तो 51 है तो यहाँ पे 30 होगा, 30 amino acids। And how are they connected? They are connected by 2 disulfide bonds। Clear है? तो यही है structure of insulin। These are the disulfide bonds। In addition, the S strand has another disulfide bond here, clear है? But this is the structure of an activated या active insulin। बॉडी में जब इंसुलिन को सिंथेसाइज किया जाता है, it is not synthesized in this form। It is synthesized in the form of a prohormone called proinsulin, और उसमें एक थर्ड चेन होता है। This chain is called the C peptide। क्लियर है? और ये इन दोनों को जोड़े रखता है उधर से। आफ्टर इट्स प्रोडक्शन, आफ्टर दिस हार्मोन इज सिंथेसाइज, जैसे ये हार्मोन सिंथेसाइज हो गया फिर मैच्योरेशन के लिए इस चेन को हटा दिया जाता है। And now insulin is in its active form and ready to act। तो दिक्कत क्या है इसको जेनेटिकली इंजीनियरिंग या थ्रू RNA टेक्नोलॉजी से बनाने में? दिक्कत ये था कि इफ़ वी आइसोलेट द जीन जो विच इज़ कोडिंग फॉर ह्यूमन इंसुलिन, तो वो तो पहले अपने सिंथेटिक फॉर्म में इनएक्टिव फॉर्म में बनाएगा, राइट?
तो वो बन जाने के बाद इसको प्रोसेस कौन करेगा और कैसे करेगा? दिस वॉज द चैलेंज फॉर विच अ ब्लाइंड rDNA technology was not used, because this was the challenge. So who provided the solution to solve this challenge? It was in 1983 an American company called Eli Lilly. What did they do? उन्होंने बहुत ही एक स्मार्ट सोल्यूशन निकाला. They took the nucleotide sequence for these two polypeptide chains, chain A and chain B. इसका जो भी DNA सीक्वेंस होगा वो, और इसका जो भी DNA सीक्वेंस होगा वो. नाउ हियर माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ जिन्होंने भी मेरे प्रीवियस वीडियो को देखा है, आई वुड रियली लाइक यू टू राइट कि DNA सीक्वेंस को इसको कैसे निकाला गया. इट्स वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग. अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो ऑन बायोटेक्नोलॉजी मेरा नहीं भी देखा हो तो भी आई थिंक दे कैन गेस कि इस वाले चेन से इसका DNA सीक्वेंस कैसे निकाला गया. क्लियर है? Now once the DNA सीक्वेंस इसका निकाला गया, खाली उस DNA सीक्वेंस को E. coli के प्लाज्मिड में रख दिया. मीन्स दिस इज द E. coli, और उसमें वो पूरा का पूरा जीन उन्होंने नहीं डाला था. उसमें DNA सीक्वेंस फॉर चेन A एंड देन DNA सीक्वेंस फॉर चेन B. ओप्स, DNA सीक्वेंस फॉर चेन A एंड DNA सीक्वेंस फॉर चेन B. इस तरह से उन्होंने डाला था. क्लियर है? rather than adding the full human insulin gene. तो उससे क्या हुआ? when they started multiplying and expressing, they produced chain A. मैं blue ink से ही करती हूँ. they produced the chain A and they produced the chain B. clear है? फिर they found a way to make disulfide bond between them to join them and produce human insulin. So this was a very very brilliant move कि उन्होंने पूरे जीन को इंटीग्रेट नहीं करके खाली उस DNA सेगमेंट जिससे कि ये बनता है और खाली ये बनता है, खाली उतने को ही इसमें इंसर्ट किया था. और जैसे ही बन गया आर्टिफिशियली, देन कंडीशंस वर क्रिएटेड टू मेक दिस डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन दीज टू चेन्स. और इस तरह से जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया जाता है. क्लियर है? Have I been able to make it easily understandable to you? Please let me know in the comment section. तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बाद अब हम देखते हैं व्हाट इज जीन थेरेपी. सो नाउ जीन थेरेपी क्या है? जीन थेरेपी, see many individuals have genetic disorders या the genetic disease. Why? Either due to the absence of a gene या प्रेजेंस ऑफ अ डिफेक्टिव जीन. दोनों कंडीशंस में ही हो सकते हैं. क्लियर है? तो व्हाट इज जीन थेरेपी? जीन थेरेपी इज द कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट इज यूज्ड टू ट्रीट दैट जेनेटिक डिसऑर्डर. हाउ? by delivery of a normal gene into the embryo. Or it is very interesting and very important for you to know gene therapy. It has to be used very early in the embryonic stage or very early childhood so that the gene can take over the normal gene can take over the function of the defective या the missing gene. Clear है? तो who is this gene therapy for? ये gene therapy कहाँ कहाँ किन किन केसेस में यूज़ किया जाता है? तो जीन थेरेपी इज यूज्ड फॉर SCID या सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज. ये एक अम्ब्रेला टर्म है. वन ऑफ सच एग्जाम्पल इज ADA. इट इज कॉज्ड ड्यू टू डिलीशन ऑफ द जीन दैट कोड्स फॉर द एंजाइम एडेनोसिन डीएमाइनेज. और इसी को हम अभी पढ़ने वाले हैं. ओके. फिर इन केस ऑफ इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स सच एज सिस्टिक फाइब्रोसिस. क्लियर है? तो हम एडेनोसिन ADA को देखते हैं. दिस एंजाइम
This enzyme is responsible for giving us immunity, the immune cells. अगर ये enzyme is not made in our body, and in which case will it not be made in our body? अगर वो gene that codes for this enzyme is absent, तो ये enzyme बनेगा नहीं, and in such cases enough immune cells बनते नहीं है body में, and this leaves the person very vulnerable to infections that are life threatening. Clear है? तो ऐसे ही एक case, there was a 4-year-old girl in the year 1990 and gene therapy was first time used in such a patient. But before gene therapy, उसका treatment कैसे होता था? उसका treatment के 2 approaches थे. The previous methods of treatment, first was bone marrow transplantation, दूसरा was injecting functional adenosine deaminase enzyme periodically. Clear है? Then came the gene therapy. अब gene therapy, what is the approach of gene therapy? So बच्चों देख लेते हैं कि उस gene therapy के steps क्या है for this disease. Okay? तो first of all, the lymphocytes from the patient is grown in the lab. और उसके साथ क्या किया जाता है? A functional ADA cDNA means chromosomal DNA, which means that gene which codes for the normal ADA enzyme using a retrovirus vector, इस बात को याद रखना, is introduced into the lymphocyte. अब सारे के सारे lymphocytes अब GMO हो गए, genetically modified हो गए. Then the lymphocyte is returned back to the patient's body. अब जैसे वो lymphocytes इस patient's body में रहेगा, this retrovirus, ये जो है vector, it will multiply. By the way, this virus को पहले disarm कर दिया गया है, okay? Just in case you have forgotten. And this functional gene will keep on coding for the normal enzyme और वो normal enzyme बनता रहेगा. Very good approach, very good solution. Disadvantage क्या है कि lymphocytes are mortal. They have a life span. तो जिस बैच ऑफ lymphocyte को आपने इन्फ्यूज़ किया, आफ्टर इट्स लाइफ स्पैन फिर से जो lymphocytes बनेगा वो नॉर्मल lymphocytes बनेगा उस पेशेंट पे, राइट? इसीलिए द परमानेंट क्योर इज इफ वी गेट टू नो अबाउट दिस कंडीशंस इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज. तो इस जीन को आइसोलेट करके उसी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे डाल देना, सो दैट इट प्रोवाइड्स अ permanent cure. Okay, so everything is clear कि gene therapy for ADA, how it was given to a 4-year-old girl for the first time. हो गया? तो ये 2 examples थे about biotechnological applications in medicine. इसके बाद हम देखते हैं molecular diagnosis. Molecular diagnosis क्या? Usually when we fall sick, हम ब्लड टेस्ट कराते हैं द ट्रेडिशनल वे इन मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट? जहाँ से सैंपल ऑफ द ब्लड लिया जाता है एंड इट टेक्स टाइम. तो होता क्या है, व्हेन डू वी नॉर्मली गो टू अ डॉक्टर? जब हमें सिम्टम्स दिखाना शुरू हो जाता है, व्हेन वी कैन सी द सिम्टम्स. तब तक तो पैथोजन बिल्कुल हमारे बॉडी में बैठ गया है, हमारे बॉडी में उसके काफ़ी सारे से कॉपीज़ है, वेरी हाई कंसनट्रेशन. बट इनिशियली जब एक पैथोजन किसी इंडिविजुअल को अटैक करता है, इट्स कंसंट्रेशन इज़ वेरी लो, और जब तक इट इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग द सिम्टम्स द पेशेंट इज़ अनअवेयर और कोई टेस्ट किया नहीं जाता. और इफ़ वी इवन डू एनी टेस्ट व्हेन देयर आर नो सिम्टम्स यूजिंग द ट्रेडिशनल मेथड्स, it will not show up anything in the test. Why? Because the concentration of the pathogen is very less. तो you may ask कि अगर कोई सिम्टम्स हो ही नहीं रहा है तो why should we go to a doctor? फालतू में क्यों जांच कराएं? Now think of the disease called AIDS. HIV वायरस बहुत पेशेंट्स के बॉडी में आके it stays silent for many years and then the symptoms begin to show. किसी में शायद साथ ही दिखा दे, किसी में it is silent for many years. So that is where molecular diagnosis comes into play, where these things can be diagnosed even at the beginning where their concentration is very less in the body. Clear है?
तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के 3 मेन अप्रोचेज है या 3 मेथड्स यूज किए जाते हैं. वन इज द आरडीएनए टेक्नोलॉजी, सेकेंड इज द पीसीआर एंड थर्ड इज एलाइसा. तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी को कहाँ और कैसे यूज किया जाता है, लेट्स सी. इस मेथड में डीएनए या आरएनए के प्रोब्स लिए जाते हैं विच आर रेडियो एक्टिव. क्लियर है? दे आर टेकन ऑन वन हैंड. और ये जो पैरासाइटिक जो wherever they are suspecting an infection, that cells, those cells are taken. उनमें वो पैथोजेंस है, वो पैथोजेनिक सेल्स है, राइट. नाउ ये जो पैथोजेनिक सेल्स है इनके सिंगल स्ट्रैंड्स बनाए जाते हैं, ओके, इनके जीनोम के, एंड इट इज लेफ्ट विद दिस रेडियो एक्टिव प्रोब्स टुगेदर. तो उससे होता क्या है, ये रेडियो एक्टिव प्रोब और उसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस इसको जहां भी मिलता है दे फॉर्म डबल बॉन्ड. ओके, देन ऑटो रेडियोग्राफी इज डन और उसके बाद उस एक्सरे फिल्म को एक्सपोज किया जाता है और उस एक्सरे फिल्म में 2 हाइब्रिड्स दे शो अप एज डार्क बैंड्स. क्लियर है? तो ये डार्क बैंड्स में क्या, एक स्ट्रैंड वो रेडियो एक्टिव प्रोब का है, दूसरा स्ट्रैंड उस पैथोजेनिक डीएनए का है. सो अगर ऐसे डार्क बैंड्स दिख गए देन वी नो द प्रेजेंस ऑफ एन इन्फेक्शन. क्लियर है? अगर डार्क बैंड्स नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं दिख रहे हैं, देयर कैन बी 2 रीजंस. या तो कोई इन्फेक्शन है ही नहीं. अब जब इन्फेक्शन है नहीं तो वो पैथोजेनिक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए भी बनेगा नहीं, केस नंबर 1. दूसरा है कि देयर कैन बी अ म्यूटेशन इन द इन्फेक्टेड सेल्स ऑफ द पर्सन, मे बी बिकॉज ऑफ कैंसर. तो अगर म्यूटेटेड हो गया है वो स्ट्रेच ऑफ डीएनए या वो जीन, तो वो रेडियो एक्टिव प्रोब के साथ वो हाइब्रिडाइज नहीं करेगा. इन दैट केस इट विल नॉट शो अप इन द एक्सरे फिल्म ऑल्सो. ओके, दिस इज हाउ आर डीएनए टेक्नोलॉजी से वी मेक दिस डिटेक्शंस. And these days, this method is used for detecting diseases like HIV, hepatitis B, salmonella infections, food poisoning, pus-forming staphylococcus infection, and so on. Clear है? फिर हम आते हैं the second approach or the second method which is PCR या polymerase chain reaction. Now PCR, तो you all know it is a method of amplifying the nucleic acids. और ये यूजुअली कब यूज़ किया जाता है, जब हमारे पास न्यूक्लिक एसिड बहुत कम हो एंड वी नीड अ लॉट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इट. तो इट इज़ बेसिकली लाइक मेकिंग फोटोकॉपीज ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स, राइट. सो ये ऑब्वियसली कहाँ यूज़ किया जाएगा, किन केसेस में यूज़ किया जाएगा, फॉर वेरी अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीजेज लाइक HIV इन्फेक्शन या एड्स. कहाँ यूज़ किया जाएगा, किसी भी चलते फिरते बंदे को तो यू पकड़ के आप PCR करके आप ये नहीं यूज़ करेंगे, राइट. इन सस्पेक्टेड केसेस जहाँ पे लगता है कि हाँ इस बंदे को शायद एड्स हो सकता है, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द बैकग्राउंड, हिज बिहेवियर एंड ऑल. ओके, इन दोज केसेस अगर सिम्टम्स नहीं भी दिखा रहा है, इवन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द पैथोजेंस आर वेरी लेस, PCR कम्स एज अ हेल्पफुल टेक्निक. क्लियर है? इसके बाद थर्ड मेथड इज एलाइसा. एलाइसा को हम देखते हैं. व्हाट इज एलाइसा? सो एलाइसा इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. ये इम्यूनोसॉर्बेंट एसे का क्या मतलब है? इम्यूनोसॉर्बेंट असेसमेंट. इट इज डन with a specific bonding between the antibodies and the antigens which trigger the production of such antibodies. Yeah, you can say this is based on the antigen and antibody interaction. Antigen antibody interaction. अब क्या होता है when an antigen attacks us? Our body produces antibody
क्लियर है? तो ये एलाइसा टेस्ट में वही देखा जाता है, इन द लैब दे हैव द स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। क्लियर है? और हम सैंपल लिया जाता है, दीज आर द एंटीबॉडीज ए बी। ओके, लेट्स एज्यूम यहाँ पे कोई एंटीजन है बट इन वेरी लेस क्वांटिटी, तो दोनों का आप साथ में अगर छोड़ देंगे, दिस एंटीबॉडी जो स्पेसिफिक, उसको अगर अपना स्पेसिफिक एंटीजन मिल जाए, it will go and attach itself to that antigen, and that is the principle or the basis of this kind of a test. तो कहाँ यूज होता है ELISA? Do you know few examples? You know the first example अगर मैं बोलूँ तो you all will be very very surprised. ELISA test जो human pregnancy test होता है, based on the presence of HCG hormone, that is actually an ELISA test. You will ask कैसे? So उसमें करता क्या जाता है? Drop of urine is put into the well, जहाँ पे वो bands हो, right? और उस band में actually क्या रहता है पता है? The antibodies which can bind with the HCG hormone. तो जैसे ही वो यूरिन उस पर डाला जाता है, इफ़ इट इज़ द यूरिन फ्रॉम अ प्रेग्नेंट लेडी, द क्वांटिटी ऑफ HCG हार्मोन विल बी वेरी हाई, और वो एंटीबॉडीज जो उस बैंड में है, इट विल अटैच इटसेल्फ टू द हार्मोन, एंड दिस बाइंडिंग विल प्रोड्यूस सम चेंज इन द बैंड, एंड दिस चेंज इज इन द फॉर्म ऑफ द कलर. इट्स अ वेरी रिलायबल टेस्ट एंड इट इज़ बेस्ड ऑन ELISA. तो पहला एप्लीकेशन हो गया ह्यूमन प्रेगनेंसी टेस्ट. फिर है डिजीजेस लाइक एड्स, हेपाटाइटिस, STDs, थायराइड डिसऑर्डर्स, क्लियर है? एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट डेंगू fever, right? Food allergies हो गया. So these were some of the tests, some of the examples given in your book. Now if I ask you, आप लोगों में से बहुतों ने सुना होगा during COVID RT-PCR टेस्ट जो हर एयरपोर्ट में, नुक्कड़ में, हॉस्पिटल के बाहर किया जा रहा था. What was it? रिमेंबर, एक नेज़ल स्वैब घुसा के थोड़ा सा सैंपल लेके, दैट इज़ वेयर PCR टेक्निक वॉज यूज्ड. हमारे उस सैंपल में वो वायरस है कि नहीं, क्योंकि यहाँ से सैंपल जो लिया जाता था रियल टाइम PCR, उसको घुमा के बहुत सारे से कॉपीज़ बना लिए जाते थे, एंड देन इट वॉज डिटेक्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ कोरोना वायरस. क्लियर है? सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग द वीडियो हियर. इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स, एथिकल इश्यूज, बायोपायरेसी ये देखेंगे. तो आज का ये वीडियो बच्चों आप सबको कैसा लगा? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड बिफोर लीविंग द वीडियो डोंट फॉरगेट टू subscribe to the channel and give a like to the video. Okay, bye.